ये हम आपको रोड शो की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब प्रस्तावकों में एक बुनकर भी है और एक नाविक भी है। तो ये राजनीतिक तौर पर राजनीति साधने की जो महारत अब अपने नामांकन के जरिए तक में नरेंद्र मोदी लेकर आए हैं, उसकी स्थिति जो भी हो, लेकिन बीजेपी के लिए एक अच्छी स्थिति जरूर है, क्योंकि बीजेपी का कार्यकर्ता 10 बरस तक इस तरीके से निकलता नहीं था। उसे उम्मीद जगी, आस जगी, सत्ता में आ सकते हैं। नरेंद्र मोदी अपने आप में एक मुद्दा बनते चले गए, उसके भीतर एक भरोसा जागा। और जिस तरीके से यहाँ पर 2009 में नामांकन हुआ था, ये बिल्कुल उसके उलट है। सिर्फ 2 गाड़ियाँ थीं जिस वक्त मुरली मनोहर जोशी जा रहे थे, सिर्फ एक छोटा सा हुजूम था जब मुख्तार अंसारी नामांकन दाखिल हुआ था। ये सारी परिस्थितियाँ बतलाती है कि इन बीते 5 बरस में राजनीतिक तौर पर बीजेपी को कितना स्टेक मिला है, किस रूप में ये आगे है। ये इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि अरविंद केजरीवाल कल अगर बनारस की सड़क पर थे तो उस हुजूम को देखकर ही ये कल्पना की जा रही थी कि क्या ये चुनौती दे सकते हैं। और आज जो हुजूम उमड़ा है ये बता रहा है कि कल का हुजूम छोटा था। तो ये एक ताकत दिखाने की स्थिति, और पूर्वांचल की जो सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां हैं उसमें सामाजिक परिस्थितियां जातीय समीकरण के तौर पर ताना बाना बुने हुए हैं, ये एक सच है। और आर्थिक परिस्थितियों ने स्थिति बेहद बदहाली और बहुत त्रासदी वाली की हुई है, यह भी दूसरा सच है। नरेंद्र मोदी गुजरात, खास तौर से ये एक भी सवाल है, आप सूरत में चले जाइए, वडोदरा में चले जाइए, आपको बड़ी तादाद में मिलेंगे जो कि पूर्वांचल के लोग वहाँ पर काम करने जाते हैं। पूर्वांचल का शख्स वहाँ पर चुनाव लड़ने आ रहा है तो उन्हें लग रहा है शायद वो घर लौट सकें। यहाँ के लोगों को लग रहा है शायद अब यहाँ पर काम मिले, रोजगार की नई परिस्थितियाँ पैदा हो, विकास का कोई ऐसा मॉडल हो जिसके ज़रिए ये माना जाए कि जो बदहाली पूर्वांचल की है वह स्थिति उनके अनुकूल हो जाएगी। बहुत सारी आस, बहुत सारी उम्मीदें हैं लोगों को, लेकिन इन सब के बीच चुनावी समीकरण का इंतजार 16 तारीख तक तो करना होगा। लेकिन ये नामांकन इसलिए महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के जरिए ही अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देख रही है, ये सच है। 395 सीट पर नरेंद्र मोदी को पहुंचना है, चाहे वो 3D के जरिए भाषण हो या खुद उनकी रैली हो। इसीलिए आज की तारीख में औसतन 6 रैली नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जिस जगह पे जाएंगे वहां पर हवा बदल जाएगी, ये बीजेपी का कार्यकर्ता मानकर चल रहा है। संघ के इनपुट इस बात की जानकारी दे रहे हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी का ही जब नामांकन है तो उसमें पूरे पूर्वांचल की जितनी भी 32 सीटें हैं वहां के कार्यकर्ता नेता की मौजूदगी बनारस में होनी चाहिए। ये एक सच है क्योंकि बनारस का ये मैसेज पूर्वांचल के चुनाव पर असर डाल सकता है, ये बीजेपी मानकर चल रही होगी। और ये मैसेज कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के क्षत्रपों के भरोसे को, जीत का जो भरोसा है, उसे डिगा भी रहा होगा। अभय जी, क्या ये माना जाए कि नरेंद्र मोदी जिस ताकत के साथ बनारस में उतरे हैं और बीजेपी जिस ताकत को दिखाने चाह रही है, चाहे ये प्रायोजित क्यों ना हो, लेकिन चाहे जिस स्थिति को दिखाया जा रहा है, चुनाव परिणाम पर इसका असर पड़ता है या वोट डालने जा रहे वोटरों की मानसिकता पर इसका असर पड़ता है? अभय जी। निश्चित रूप से पड़ता है। और अगर जब मैं कहता हूं कि ये एक आयोजित कार्यक्रम है, पार्टी का आयोजित कार्यक्रम है, तो मैं ये नकारात्मक भाव से ये बात नहीं कहता। हर पार्टी को ये अधिकार है कि वो अपने लिए प्रचार आयोजित करे, बड़ी से बड़ी भीड़ जुटाए, और वो भीड़ उत्साह और जोशो खरोश से भरपूर हो सकता है वो पार्टी के पारंपरिक या नए समर्थक हों, इसमें कोई बुरी बात अपने आप में नहीं है। जैसा कि रामकृपाल जी अभी कह रहे थे, मैं उसमें एक ये बात जोड़ना चाहूँगा कि मोदी के लिए जो रास्ता साफ हुआ है, यानी इस मुकाम तक मोदी को जो पहुँचाया है, वो केवल सुपरिभाषित रूप से मोदी विरोधी शक्तियों ने या विपक्षी पार्टियों ने नहीं किया है। मोदी के लिए रास्ता भारतीय जनता पार्टी का, मोदी के पहले का जो केंद्रीय नेतृत्व था, उसने भी उसके लिए रास्ता साफ किया। ये केंद्रीय नेतृत्व बहुत दिनों तक मोदी का विरोध करता रहा, उनको पार्टी में केंद्रीय नेता के रूप में स्थापित करने से रोकने की कोशिश करता रहा। बाद में इसका पूरा शीराजा ढह गया और उसने मोदी के उभरते हुए सितारे के सामने अपने घुटने पूरी तरीके से टेक दिए। और मोदी इस तरह से एक ध्रुव तारे की तरह चमकते हुए आगे भी बढ़ रहे हैं। हम आपको सीधे मिंट हाउस लिए चलते हैं। दरअसल उस जगह पे नरेंद्र मोदी को संबोधित भी करना है अपने कार्यकर्ताओं को। जितना बड़ा हुजूम है, अनूप वहां पर मौजूद है। अनूप, देखिए प्रसून, हम लोग मिंट हाउस में मौजूद हैं और हम काफ़ी ऊंचाई पर है। मिंट हाउस के ठीक बगल का ये भवन है, इस भवन की छत पे हम खड़े हैं
और हमारे पीछे आप देख सकते हैं यही वो रास्ता है जिधर से नरेंद्र मोदी आएंगे। और यहाँ पर मिंट हाउस के ठीक सामने जो है बैरिकेडिंग पुलिस ने की हुई है और यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी समर्थक यहाँ मौजूद हैं, मोदी का इंतजार कर रहे हैं। मोदी अपने शेड्यूल से लगभग 1.25 घंटे लेट हो चुके हैं और मुझे लगता है कि वो काफ़ी तेज़ी से ये दूरी तय करना चाहेंगे, मिंट हाउस तक की दूरी जहाँ पर ये आएंगे। और यहीं पर हमारे दाहिनी तरफ जो है वो मूर्ति है, इस मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे वो, और माल्यार्पण करने के बाद यहाँ से लोगों को संबोधित भी करेंगे 5 मिनट के लिए और उसके बाद यहाँ से वो कचहरी के लिए रवाना हो गए। मैं आपको बता दूं यही वो मूर्ति है विवेकानंद की जिसका उद्घाटन जो है भारतीय जनता पार्टी के सरकार जब यहाँ पर थी उत्तर प्रदेश में तब ये की गई थी। अशोक धवन ने यहाँ पर किया था जो इस समय चुनाव प्रभारी हैं यहाँ के नरेंद्र मोदी के, और इसी जगह नरेंद्र मोदी आएंगे। इसको 2 दिनों से इस जगह को काफी चमकाया जा रहा था। आप देख सकते हैं फूल मालाएं हैं, मालाओं से सजाया गया है, इसकी सफाई की गई है और उसके बाद यही रास्ता है। ये 2 रास्ते हैं, उस तरफ का रास्ता वो आम पब्लिक के लिए था लेकिन उसको फिलहाल बंद किया गया है। इस वाले रास्ते से नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ से आगे बढ़ेगा और यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर कचहरी का परिसर है जहाँ वो नामांकन करेंगे। आप देख सकते हैं काफी संख्या में यहाँ पर लोग समर्थक उनके नारे लगा रहे हैं और उस तरफ सड़क के उस तरफ मैं अपने कैमरामैन के से दिखाना चाहूंगा कि उस तरफ जो है वो बिल्कुल सड़क जाम हो चुकी है और उधर से लगातार सुबह 9 बजे से सिलसिला जारी है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, मोदी के समर्थकों का मलदहिया की तरफ जाने के लिए वो जा रहे हैं लगातार और बाकी लोग यहाँ पर रुक रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि मोदी यहाँ आए तो हम उनसे बात करें, हम उनको देखें। पूरा नज़ारा विहंगम है। बनारस में बहुत सालों के बाद इस तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है। इतनी भीड़, हालांकि कल केजरीवाल के नामांकन जुलूस में भी काफी भीड़ थी लेकिन आज जो भीड़ मुझे दिखाई दे रही है प्रसून जी और हम ये दिखा रहे हैं स्क्रीन पे जब सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। जाहिर है नरेंद्र मोदी समझ रहे होंगे कि दरअसल ये सिर्फ माल्यार्पण नहीं है बल्कि उनकी राजनीति जो उन्होंने लोहा मांगा है और जिन किसानों का जिक्र किया है और पूरी की पूरी किसान अर्थव्यवस्था, नरेंद्र मोदी जिस तरीके से समझ रहे हैं कि दरअसल बनारस का मतलब क्या है और अगर बनारस से जीतते हैं तो फिर आने वाले वक्त में भारतीय राजनीति के क्षितिज पर कम से कम उन्हें कोई चैलेंज करने वाला बीजेपी के भीतर से नहीं होगा, बाहर से नहीं होगा। और फिर सिर्फ ये बात नहीं कही जाएगी कि नरेंद्र मोदी गुजरात के हैं और 6 करोड़ गुजरातियों का ही जिक्र करते रहे हैं और सारे प्रयोग गुजरात तक ही सीमित हैं। तो नरेंद्र मोदी को इस बात का एहसास है, वो पहली बार गुजरात से बाहर निकले हैं और ख़ास तौर से राजनीतिक मैदान में सार्वजनिक तौर पर चुनौती देते हुए निकले हैं। तो ये संकेत उनके लिए, खुद के लिए बहुत बड़े हैं। उन्हें उस घेरे को तोड़ना है जिस घेरे में बांधे रखने का प्रयास बार बार सिर्फ दूसरे राजनीतिक दल नहीं बल्कि बीजेपी के भीतर से भी ये कहकर हुआ कि नरेंद्र मोदी गुजरात में हैट्रिक बना लें, चाहे वो 4 बार जीत जाएं, लेकिन गुजरात के बाहर क्या। और गुजरात की जो प्रयोगशाला थी, चाहे वो हिंदुत्व की प्रयोगशाला के तौर पर देखें या संघ की प्रयोगशाला या विकास मॉडल जिसका जिक्र मोदी करते हैं, इन सब से इतर नरेंद्र मोदी के सामने अब इस देश का मॉडल रखना है जिसके ज़रिए देश जो बहुरंगी विरासत को जीता है और अपनी अपनी संस्कृति के आश्रय अपनी अपनी अर्थव्यवस्था को भी सहेजता है। एक अर्थव्यवस्था ममता बनर्जी के लिए फिट बैठती है, नहीं आने देंगे नैनो को, किसानों के हक में लड़ेंगे और सत्ता तक पहुंच जाती है। दूसरी विरासत मोदी के ज़रिए आती, हम नैनो को ज़मीन देंगे, आप आ जाइए हमारे यहाँ, और ये मॉडल बनाकर वो कहते हैं पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर उनके मॉडल को मानते जाए। इस देश की विविधता हर जगह मौजूद है और नरेंद्र मोदी का विज़न जो है इसलिए अब ये महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि बीजेपी से बड़ा कद मोदी का है। अभय जी, यात्रा निकल पड़ी, सारी चीज़, क्या ये माना जाए कि मोदी का सब कुछ दांव पर इसलिए है और बीजेपी कहीं इसलिए नहीं है, या दूसरे राजनीतिक दल के निशाने पर मोदी इसलिए है क्योंकि मोदी एक ऐसे प्रतीकात्मक राजनीति के तौर पर आकर खड़े हो गए हैं जहां मोदी की हार जीत विचारधारा, मॉडल और उस पूरी संस्कृति से जुड़ गई है जिसको लेकर माना जा रहा है कि राजनीति विचारधारा पे चलती है तो भी बट रही है, मॉडल पे चलती है तो भी बट रही है, निशाना साध के चलती है तो भी बट रही है। इसलिए मोदी बीच में आकर खड़े हो गए हैं। देखिए, मैं तो अब बिल्कुल मुझे पक्का यकीन हो गया है कि 2014 का ये चुनाव भारतीय राजनीति में प्रतिमान मूलक परिवर्तन लाएगा। जो पुराने प्रतिमान हैं वो लगभग बदल जाएंगे। कांग्रेस पार्टी भी इन चुनावों के बाद पूरी तरीके से बदलेगी और भारतीय जनता पार्टी तो 16 मई के पहले ही पूरी तरीके से बदल चुकी है।
ऐसा कभी भी भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में नहीं हुआ कि वो एक व्यक्ति की पार्टी बनकर रह गई हो और बाकी सारी की सारी ताकतें, बाकी सारी की सारी आवाज़ें जो हैं उस व्यक्ति में समा गई हों, और या उस व्यक्ति की जो इमेज है, उसकी छवि है, उस छवि को ही लगातार पुष्ट कर रही हों। तो ये एक प्रतिमानमूलक परिवर्तन बहुत बड़ा हुआ है, और इस प्रतिमानमूलक परिवर्तन में चुनौती भाजपा के सामने भी है, कांग्रेस के सामने भी है, और जो तीसरी ताकत उभर रही है आम आदमी पार्टी और अन्य क्षेत्रीय ताकतों के सामने भी है कि जो परिवर्तित नज़ारा 16 मई के बाद आएगा सामने, उसमें वो कैसे अपनी ज़मीन तलाशेंगे और वो कहाँ अपने आप को खड़ा करेंगे। अब इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है नरेंद्र मोदी के अलावा, वो सब इस बारे में सोच रहा है कि जो नया निज़ाम आएगा उस निज़ाम में हमारी जगह कहाँ होगी। कांग्रेस के नेताओं को भी सबको सोचना है कि उस निज़ाम में हमारी जगह कहाँ होगी। अरविंद केजरीवाल वगैरह को भी ये सोचना है कि जब वो आंदोलन करेंगे और जनसंघर्षों में उतरेंगे, तब भारतीय राज्य उनके साथ क्या वही सलूक करेगा जो 2011 से लेके और 2014 के बीच में भारतीय राज्य ने आंदोलनकारियों के साथ किया है, या वो सलूक कुछ नए किस्म का सलूक होगा। तो ये एक बहुत बड़ा, आपने बहुत अच्छा फिक्रा कहा कि एक नेता ऐसा है जो नैनों को ठुकराकर सत्ता में आता है, और दूसरा नेता ऐसा है जो नैनों को स्वीकार करके और उसके लिए ज़मीन देकर और उसको सुविधाएं देकर केंद्र की सत्ता में आना चाहता है। तो ये दो प्रतिमान हैं, और ये दो प्रतिमानों का भी संघर्ष है जो कि हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण वक्त है, खासतौर से भारतीय राजनीति में 2014 का चुनाव। दरअसल याद कीजिए तो इस तरीके से जब लाल कृष्ण आडवाणी रथ लेकर निकले थे और उसके बाद जब चुनाव हुए थे, उस समय भी इस तरीके का नज़ारा नहीं था। और जब चुनाव से पहले जब रथ यात्रा निकली थी सोमनाथ से, उस वक्त बाकायदा उस रथ यात्रा में शुरुआत में सारथी के तौर पर गुजरात की बागडोर और किसी को नहीं, नरेंद्र मोदी को दी गई थी। और आज कोई पार्टी का ऐसा चेहरा नज़र आपको नहीं आएगा जो नरेंद्र मोदी के साथ उनके इस रथ पे मौजूद हो, जो रोड शो पे निकला हुआ है। लाल कृष्ण आडवाणी वाजपेयी का युग बीत गया। आगे की कड़ी में राजनाथ सिंह की मौजूदगी भी यहाँ आज नहीं है। जो मौजूद शख्स है, जिस चेहरे को लोग पहचान पाएंगे, वह गुजरात से आया हुआ शख्स है, और वो अमित शाह हैं। ये सारी परिस्थिति बताती है कि बीजेपी किस रूप में बदले। अब इंतजार इस बात का है कि मिंट चौक पर जब ये पहुँचेंगे, वहाँ पर जो संबोधन है, जिसका जिक्र किया गया है कि वहाँ वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, वो क्या कहते हैं। उसके बाद उन्हें अकेले आगे जाना होगा कचहरी तक। श्वेता कचहरी में ही मौजूद है। श्वेता, वहाँ किस तरह की आहट आप सुन पा रहे हैं? अब कोई गहमा गहमी बड़ी है, नारे लग रहे हैं, हालांकि पुलिस बैरिकेटिंग है, लेकिन कचहरी की स्थिति क्या है? श्वेता। प्रसून, यहाँ पर जितनी तरफ से बैरिकेडिंग है, बाईं तरफ दाईं तरफ हमारे सामने जहाँ जहाँ से बैरिकेडिंग है, वहाँ से लोग आने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर आपको भगवा का सैलाब दिखेगा, जो लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें घुसने की अनुमति नहीं है, इजाजत नहीं है। जो चुनिंदा लोग आ रहे हैं वो हैं जो उम्मीदवार हैं, नामांकन अपना भर रहे हैं। और यहाँ पर वैसे उम्मीदवारों की फौज सी नजर आ रही है। प्रसून, आखिरी दिन होने की वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जितनी पुलिस बल, कमांडोज वो थे, वो सारे बाहर की तरफ गए हैं ताकि भीड़ को नियंत्रित करने में वो भी मदद दे सकें। क्योंकि पहले यहाँ पर हमारे पीछे पुलिस बल की बहुत ज्यादा मौजूदगी थी, अब वहां से हटकर सब बाहर की तरफ गए हैं ताकि लोग अंदर दाखिल होने की कोशिश न करें। क्योंकि वाकई बहुत ज्यादा, सबको मालूम है ये आखिरी पॉइंट है और यहाँ पर आकर वो लोगों को संबोधित कर सकते हैं। इसीलिए सारे लोग वहां पर जुट रहे हैं धीरे धीरे। घर मकान कम है, यहाँ पर दुकानें ज्यादा हैं। जो सब लोगों ने, जो ऐसा दुकानदार वहां पर खड़े हैं, वो सब कह रहे हैं हमने अपनी मर्जी से बंद किया है। स्कूल के बच्चे तो सुबह यहाँ से गए थे हमारे पीछे से, लेकिन अभी जो हमें नजर आ रहा है वो बंद दुकानें, दुकानों के बाहर वो दुकानदार खड़े होकर, कचहरी से बाहर निकलकर वकील, जितने सारे इसमें कार्यरत लोग हैं वो सब खड़े हैं कि एक नजर नरेंद्र मोदी को देख लें। प्रसून जी, हम कचहरी में लौटेंगे जैसे ही नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचते हैं। हम दर्शकों को बता दें, दरअसल बीजेपी की स्थिति यूपी में बहुत खराब, सिर्फ 10 सीट जीत पाई थी। अब ये सवाल था कि बीजेपी को यूपी में पुनर्जीवित कैसे किया जाए। एक दौर था जब 57 सीट तक, लेकिन तब अयोध्या आंदोलन था। उस वक्त कल्याण सिंह थे। उस वक्त अगर कल्याण सिंह के पीछे कोई खड़े थे और कहते हैं मुख्यमंत्री बनाने के लिए, एक वक्त वाजपेयी नहीं चाहते थे लेकिन आडवाणी और गोविंदाचार्य, इन्होंने कहीं ना कहीं चीज़ें की। एक सोशल इंजीनियरिंग का जिक्र हुआ, बात आगे बढ़ी। लेकिन क्या ये माना जाए कि नरेंद्र मोदी के बनारस को चुनने के साथ बीजेपी के भीतर, संघ परिवार के भीतर ये मंत्रणा जरूर हुई होगी कि आखिर किस तरीके से यूपी को साधना जरूरी है। ये एक ऐसी जमीन है
जहां पर लोकसभा की 80 सीट भी है, और जो नारा लगते रहा संघ परिवार के भीतर, चाहे हिंदुत्व का नारा वो अयोध्या और काशी और मथुरा को लेकर लगते रहा हो, यानी कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन कार्यकर्ताओं को मिलना चाहिए और संघ के स्वयंसेवकों को मिलना चाहिए, वो झटके में उस वक्त अगर अयोध्या था, देवरस के दौर में इमरजेंसी में जेपी के साथ खड़े होना था, तो एक नए तौर पर यहाँ पर मोदी के साथ खड़े होकर गुजरात का एसेंस लगाकर आगे बढ़ाते हुए और कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह जोड़ा जाए। अभय जी, ये सवाल का जवाब छोटा सा जरा चाहेंगे, क्योंकि कार्यकर्ताओं में निराशा थी बीजेपी की, स्वयंसेवक घर में सोया हुआ था, मुद्दे हाशिए पर चले गए थे, कोई पहचान न संघ को मिल पा रही थी, न बीजेपी खड़ी हो पा रही थी, तमाम नेता आपस में झगड़ा कर रहे थे। झटके में एंट्री होती है मोदी की, अमित शाह को प्रभारी बनाया जाता है, सब एक लाइन में एक कतार में खड़े नजर आते हैं। और आज देख लीजिए जो यात्रा निकल रही है उसमें बीजेपी का कोई ऐसा कद्दावर नेता नहीं है यूपी का जिसको आप पहचान सकें कि हाँ ये यूपी का नेता था बीजेपी का। स्थिति बिल्कुल बदल गई है और उत्साह उल्लास तो नजर आ रहा है। मैंने पहले ही कहा कि बीजेपी एक तो मोदी पूर्व भारतीय जनता पार्टी है और एक मोदी के ज़माने की आज की भारतीय जनता पार्टी है। जो मोदी पूर्व भारतीय जनता पार्टी थी, जिसमें अडवाणी से लेकर और कलराज मिश्र तक, बीच में मुरली मनोहर जोशी वगैरह 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 हैं, ये सब पूरी कतार भारतीय जनता पार्टी में अपने राजनीतिक जीवन के और अपने राजनीतिक प्रभाव के आखिरी दिन गिन रही है। और बिल्कुल एक नई कतार, जिसमें एक आध व्यक्ति पिछली कतारों से होगा, अरुण जेटली जैसा एक आध व्यक्ति पिछली कतारों का होगा, लेकिन बिल्कुल नई टीम आने वाली है जो कि सत्ता के ऊपर कब्जा करने के लिए सनद है। मोदी ने और इस नई टीम ने अपने आप को यकीन दिला लिया है कि वो सत्ता में आने वाले हैं। मोटे तौर पर मीडिया ने भी इस बात को मान लिया है कि यही लोग सत्ता में आएंगे। इसलिए मोदी के साथ जो भी चर्चाएं होती हैं, वो चर्चाएं अब 16 मई को क्या होगा इसके ऊपर नहीं होती, बल्कि इसके ऊपर होती है कि अब आप इस देश पर शासन कैसे करेंगे। तो जनता के वोट का कोई मतलब ही नहीं रहा क्या? नहीं, जनता के वोट का मतलब है, लेकिन सब लोगों ने मान लिया है कि जनता ने इस तरफ अपना फैसला दे दिया है। अब ये जो मोदी की जो घटना हुई है, जो अगर देखा जाए तो 4-5 महीने की देन है, एक जादू सा लगता है। अगर ये जादू हो सकता है तो इसका वैकल्पिक जादू भी घटित हो सकता है, इसके ऊपर सोचने की जरूरत है यकीनन। और मलदैया में चूंकि हमारी संवाददाता रीमा मौजूद है, रीमा, जो चर्चा हो रही है वो तो इतर है, लेकिन हमें बार बार लगता है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता, बीजेपी के समर्थक या बनारस के लोग, जो हुजूम है जहां पर आप मौजूद हैं, उस हुजूम के बीच में से आप सुबह से जिस तरीके से खड़ी हैं और जिस मुश्किल में हमें खोजना पड़ता है कि रीमा यहाँ पर है, ये मुश्किल हालात तमाम राजनीतिक परिवेश में जहाँ जहाँ आप नामांकन हुआ गई, सारी चीज़ समझी, क्या महसूस कर रही हैं? ये एक नई चीज़ देख रही हैं या लग रहा है कि ये एक अजीबोगरीब स्थिति है? रीमा, अजीबोगरीब स्थिति है और वो इसलिए भी लग रही है कि अभी वोटिंग हुई नहीं है, नतीजे आए नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मान लिया गया है कि नरेंद्र मोदी जीत गए हैं। जोश इस तरह से दिखाई दे रहा है। लेकिन एक और बात इसके बीच जो थोड़ी सी गंभीर है वो ये कि अमित शाह जो 4 दिन से डरे हुए थे, यहाँ पर फैसला ले रहे थे, हवा में सबने डाल दिए और गाँव में भी जरा जाकर लोगों से मिले, शहर में ना बैठे और बैठकर ये ना सोचे कि जीत ऐसे ही हो जाए। ये बात गंभीर है और ये बात काबिल गौर है कि अमित शाह ने परसों जब बैठक ली है तो गाँव में एरिया में ही कि वोटों का जो मार्जिन है, अरविंद केजरीवाल का जिस तरह से यहाँ पर प्रभाव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी फौज अपने नेताओं की जुटा करके उन्होंने यहाँ रखी है, जा रहे हैं, वही इसका एक संदेश देने की कोशिश है कि यहाँ पर भी कार्यकर्ता और नेता लोगों को ना भूले और ये मान करना बैठ जाए कि जीत ऐसी हो। यकीनन हम पहली बार देख रहे हैं यह भी कि इससे पहले चुनाव में कभी नजर नहीं आता था कि बीजेपी के लोग टोपी पहने और उसमें नारे लिखे हुए हों। ये भी एक पहली बार नजर आ रहा है। ये जरा संभव हो तो पूछा जाए, ये जो टोपी पहनने की संस्कृति बीजेपी के कार्यकर्ताओं में कब से शुरू हुई? टोपी पहनने की संस्कृति पर जरूर बात होगी, क्योंकि सबसे पहले और इस तरह के इवेंट्स में, लेकिन ये टोपी का चलन कैसे शुरू हो गया बीजेपी में? टोपी पहननी तो आप लोग पहले कार्यकर्ता टोपी पहले से टोपी का प्रचलन भारतीय जनता पार्टी
अब मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप केजरीवाल से कह दीजिए बनारस छोड़ के चले जाएं। हमारा सवाल है टोपी, ये टोपी कब से करके देनी शुरू कर दी बीजेपी वाले? तो खबर आएगी केजरीवाल जी पैसे वाली भी आपका नहीं है। टोपी का मतलब किसी धर्म में से विभाजित करना नहीं है। लेकिन प्रभाव क्या ये आम आदमी पार्टी का है, वो टोपी में दिखाई देता है। बनारस छोड़ दे। ये सवाल का जवाब जी जी केजरीवाल है और इसके ये जो जवाब है ये भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश। जाहिर है बनारस की सड़कों पर उमड़े हुजूम से बीजेपी बेहद खुश होगी। बीजेपी समझ रही होगी कि दरअसल राजनीतिक तौर पर पहली जीत तो उसे हासिल हुई है, क्योंकि उसके कार्यकर्ता जो निकलते नहीं थे अब निकल कर आ रहे हैं। और इन सब के बीच जिसका जिक्र अभय जी आप कर रहे हैं कि एक फीलिंग आ गई है कि मोदी आ रहे हैं, चुनाव जीत चुके हैं, सत्ता में आएंगे, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो अपनी पॉलिसी डिज़ाइन कर रहे हैं। अभी चलने से पहले उन्होंने अपने ब्लॉग पे लिखा, जिस तरह साबरमती को साफ़ किया वैसे मैं गंगा को साफ़ कर दूंगा। ये सारे मैसेज अपनी जगह है, लेकिन क्या अभय जी इससे इनकार किया जा सकता है कि किसी भी राजनीतिक दल में, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, इस तरह का उत्साह किसी में नज़र नहीं आ रहा? ये एक फैक्ट है। देखिए, जब पार्टियां अपने आयोजन करती हैं तो वो इस तरह का उत्साह आयोजित कर लेती हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की रैलियों को देखें, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बहुत अच्छी हालत में नहीं है, वो खस्ता हालत में ही मानी जाएगी, लेकिन उन्होंने चुनावी जो रैलियां की हैं वो रैलियां बहुत ही भव्य और आकर्षक साबित हुई हैं। नहीं, हम एक दूसरी चीज बोल रहे हैं। जिस समय विधानसभा के चुनाव हो रहे थे उस समय गजब का जोश था अखिलेश यादव को लेकर, लेकिन आज की तारीख में जब रैली होती है उत्साह नहीं है, भीड़ जरूर है। हम अलग हिस्से में आ रहे हैं। ये जो उत्साह है राजनीतिक दलों के भीतर का, ये सत्ता में आने का उत्साह है कि हम बहुत दिन बाद सत्ता में आ रहे हैं, कुछ ऐसा उत्साह है बीजेपी के भीतर? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को लगता है कि वो ने पावर की खुशबू, सत्ता की खुशबू उन तक पहुंच रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी ऐसा लगता है, शायद मोदी के प्रति उनका जो समर्पण है उसके पीछे ये भी है कि वो अपने विरोध, असंतोष या अपनी आशंकाओं को थोड़ी देर के लिए स्थगित करें और जो सत्ता की सुगंध उन्हें मिल रही है उस सुगंध का अभी मजा लें और उसके बाद कोशिश करें कि जो सत्ता की जो सत्ता का केक होगा उस केक में अपने हिस्से की दावेदारी करें। अभी आप टोपियों की चर्चा कर रहे थे, इस पर मैं एक दो लफ्ज कहूँगा। देखिए, जनसंघ के ज़माने में भारतीय जनता पार्टी के लोग टोपियां लगाते थे, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है उसकी राजनीतिक संस्कृति में से टोपियां चली गई हैं। तो ये एक केजरीवाल इफेक्ट है। एक दूसरा इफेक्ट और है, मोदी रोड शो कर रहे हैं, कल केजरीवाल ने रोड शो किया था, बहुत नेता रोड शो कर रहे हैं। इसका श्रेय एक ऐसे व्यक्ति को जाता है जिसकी खबर आजकल सिंगल कॉलम में बदल गई है, वो है राहुल गांधी। आप राहुल गांधी को पसंद करें या नापसंद करें, लेकिन चुनावी मुहिम में रोड शो की युक्ति, रोड शो के उपकरण को लाने का श्रेय राहुल गांधी को जाता है। इसमें नहीं भूलना चाहिए, जब पिछले उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में राहुल गांधी रोड शो किया करते थे तो हम लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे कि लोग तो रैलियां करते हैं, ये बंदा रोड शो करता है। आज राहुल गांधी के रोड शो बहुत ठंडे हैं और उसके मुकाबले मोदी के और केजरीवाल के रोड शो बहुत गर्मा गर्म चटपटे हैं। लेकिन इसका श्रेय राहुल गांधी को जाना चाहिए। 2007 में राहुल गांधी रोड शो करने के लिए सूरत पहुंचे थे, तब हमने देखा था किस तरीके से